रहीम। हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी और एएनएस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पिछला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी वैसे तो सारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो रह गई थी, वो इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगी, ताकि नेक्स्ट से हम लोग फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स और कंटिन्यू करें एएनएस को। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी ऑफ द एएनएस, उसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। दिस वन, this diagram is the most important diagram of the ANS. okay, look at this diagram very carefully. okay, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, यानी उनकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं, वो हमारे पास लॉन्ग होती हैं। जैसे कि ये देखें, ये है हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, और जो हमारे पास होती हैं ना पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी दिस वन जो आके ऑर्गन के साथ लगी हुई होती है, वो हमारे पास शॉर्ट होती है। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक होती हैं ना, सिंपैथेटिक, ठीक है, ये हमारे पास ये 3 जगहों पे हमें सिंपैथेटिक नज़र आ रहा है। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक जो हैं वो शॉर्ट हैं। ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ना सिंपैथेटिक, वो लॉन्ग है। ठीक है, गैंग्लिया हमारे पास ये बीच में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ब्लैक डॉट की फॉर्म में, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं ना, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे जाती हैं। वो हमारे पास कार्डियक स्मूथ मसल्स में हैं, ग्लैंड्स में हैं, नर्व टर्मिनल्स में हैं, ब्रेन में हैं, यानी बहुत सारी जगहों पे हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो भी इसी तरह बहुत सारी जगहों पे हमारे पास प्रेजेंट हैं, ब्रेन में, स्वेट ग्लैंड में, आइरिस में, प्यूपिल्स में, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, मतलब हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें जो कुछ चीज़ें नोट करने वाली है ना, वो ये हैं कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उनको सोच के हमारे जहन में ये आता है कि एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन ने रिलीज़ होना है और उनका इफेक्ट आएगा। ठीक है, और होता भी यही है, लेकिन जो सिंपैथेटिक कुछ फाइबर्स हैं ना, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि 3 एक्सेप्शंस हैं जो सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होती हैं, लेकिन उनको वो आगे से रिलीज़ एसिटाइलकोलिन करती हैं। ठीक है, या फिर डोपामीन रिलीज़ करती हैं। वो कौन सी 3 जगह हैं? उनमें से एक है सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड्स, यानी उनको सप्लाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, लेकिन उनको वो उधर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, और मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं, इनके बारे में मैं बताती हूँ। इसके अलावा हमारे पास आते हैं, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है रीनल ब्लड वेसल्स। रीनल ब्लड वेसल्स जो हैं, उधर हमारे पास डोपामीन जो होते हैं ना, D1 रिसेप्टर्स, वो मेजर रिसेप्टर्स होते हैं और वो डोपामीन को रेस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स थी हैं ना, उधर भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन को वो रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ना याद रखनी है। ठीक है, अब इधर आप लोग कुछ चीज़ें नोट करें। जितने गैंग्लिया हैं, ये देखें, ये वाला यानी पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हों या सिंपैथेटिक गैंग्लिया हों। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को N लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये N, ठीक है, दिस N स्टैंड्स फॉर निकोटीन। ठीक है, चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हों चाहे सिंपैथेटिक गैंग्लिया हों, ठीक है, वहाँ पे हर जगह पे निकोटीन ही जो होगी ना वो रिलीज़ होती है और निकोटीनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पॉइंट होता है वो निकोटीन को रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सारे गैंग्लिया। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि चाहे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर हो चाहे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर हो, ठीक है, यहाँ पे देखें निकोटीन के साथ एसिटाइलकोलिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती हैं या एसिटाइलकोलिन को रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, दोनों के अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स। ठीक है, दिस स्केलेटल मसल्स, सोमैटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उधर कौन से रिसेप्टर्स हैं? निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, और एसिटाइलकोलिन या निकोटीन दोनों को वो रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास आता है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला जो है ना हमारे पास, ये देखें यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एड्रीनल मेड्यूला के साथ भी शुरू में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो या प्री एड्रीनल मेड्यूला फाइबर जो है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है,
और एड्रिनल मेडुला के साथ नीचे एन लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये भी निकोटीन को ही रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और एड्रिनल मेडुला फिर आगे एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होनी चाहिए, नहीं भी आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा ताकि मैं एक दफ़ा दोबारा भी इसको रिपीट कर दूँगी। जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स होती हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं, थोरैको लंबर उनको कहते हैं, ठीक है, उनका थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है, यानी वो T1 to L2 और L3 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको T से मतलब थोरैसिक एंड L मीन्स लंबर, ठीक है। तो थोरैसिक टू लंबर इसे हम कहते हैं, या थोरैको लंबर सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। क्रेनियोसैक्रल मतलब कि ब्रेन से इनकी फाइबर्स आती हैं और कुछ सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से इनकी फाइबर्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 3, 7, 9 एंड 10, दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, यानी 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है। इसके अलावा S2, S3 एंड S4 सेगमेंट जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के या सैक्रल प्लेक्सस के, वो भी हमारे पास पार्ट हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि हमारे पास कौन कौन से मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, ठीक है, इसके अलावा डोपामीन, ये हमारे पास प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नॉन प्राइमरी या को ट्रांसमीटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ATP हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सब्सटेंस P हो गए, ये सारे के सारे को ट्रांसमीटर्स हैं। इनको को ट्रांसमीटर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये उसी नर्व टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, या फिर ये भी अक्सर होता है कि जिस वेसिकल के अंदर हमने एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रीन या डोपामीन स्टोर्ड है, ठीक है, उसी वेसिकल के अंदर भी हमारे पास ATP, सब्सटेंस P या इसी तरह के दूसरे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो इन प्राइमरी ट्रांसमीटर के साथ ही रिलीज होते हैं, ठीक है, इनको हम को ट्रांसमीटर्स कहते हैं। हमारे पास जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास जो हैं वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दे रिलीज, ओके। कोलिनर्जिक फाइबर्स ऑब्वियसली कि इनका प्राइमरी ट्रांसमीटर जो होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है। नॉर एड्रिनर्जिक, इनका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रीन होगा, ठीक है। डोपामिनर्जिक, ऐसी फाइबर्स जिनका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है या मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है या जो सिंथेसाइज जो है न्यूरोट्रांसमीटर करती हैं वो डोपामीन है, ठीक है। नाइट्रेजिक यानी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग, ठीक है, इनको हम कहते हैं नैन्सी, यानी नॉन एड्रिनलिन नॉन कोलिन, यानी नॉन कोलिनर्जिक नॉन एड्रिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, यानी ऐसी फाइबर्स जो कि ना ही एड्रिनलिन रिलीज करती हैं और ना ही एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं, उनको हम नैन्सी कहती हैं। अच्छा, तो अगर वो हमारे पास एड्रिनलिन और एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं करती तो फिर वो क्या रिलीज़ करती हैं, ठीक है, वो हमारे पास सर्टन पेप्टाइड्स रिलीज़ कर सकती हैं, वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कर सकती हैं, इसके अलावा वो सब्सटेंस P रिलीज़ कर सकती हैं एंड मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस वो रिलीज़ कर सकती हैं। तो ऐसी नैन्सी फाइबर्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रेजिक फाइबर्स, ठीक है। और आगे नैन्सी आप लोगों को दिया हुआ है। ये पॉइंट्स मैंने आप दोबारा से नोट कर लें कि नॉन एड्रिनलिन हर जगह पे सिंपैथेटिक फाइबर में रिलीज होता है एक्सेप्ट 3 एरियाज, स्वेट ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, यानी स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स में भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एंड रीनल ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया था कि वो डोपामीन D1 रिसेप्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं मेनली। अब आते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और ANS के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मेजर रिसेप्टर्स हैं 2 तरह के, मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी ये जो रिसेप्टर्स हैं ये या तो एसिटाइलकोलिन को रेस्पॉन्ड करेंगे या मस्करीन या निकोटीन को, ठीक है। तो हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक एंड निकोटिनिक।
एक बात यहाँ पे याद रख लें कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटीनिक रिसेप्टर्स दोनों के दोनों एसिटाइलकोलिन को दोनों के दोनों ही रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब मस्करीनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स हमारे पास 5 हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब इसको याद करने का ना एक तरीका है, ठीक है, 1 3 5, ठीक है। जो ऑड नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक्साइटेटरी हैं, ठीक है, एंड 2 एंड 4, ठीक है, 2 एंड 4 आर इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स जो होते हैं ना वो मतलब जो हैं वो अच्छे होते हैं, या हम लोग को इवन जो है वो चीज़ अच्छी लग रही होती है, पसंद आ रही होती है, तो ये जो होते हैं ये इनहिबिटरी होते हैं, मतलब इन्होंने इतना एक्साइटेशन नहीं करानी, इन्होंने नॉर्मल पोस्चर में ऑलवेज रहना है, ठीक है। अब 1 3 5 एक्साइटेटरी क्यों हैं? 1 3 5 एक्साइटेटरी, एक तो ये बात याद रखनी है कि जितने मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं सब के सब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। 1 3 एंड 5 जो हैं इनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1 3 एंड 5 तीनों रिसेप्टर्स जी क्यू कपल्ड हैं, ठीक है, जी क्यू, ठीक है, जो कि आगे लिंक्ड होगी टू द फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा हमने एफएससी की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है जी प्रोटीन के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि व्हाट इज़ जी क्यू, ठीक है। जी क्यू कपल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखें, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्यू के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए और M1 3 और 5 के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब इस डायग्राम को गौर से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास हैं एगोनिस्ट, ठीक है। हमारे पास ये वैसे तो ये डायग्राम है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की, लेकिन अल्फ़ा 1 भी जी क्यू कपल्ड है, ठीक है। तो M1 3 5 के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर हमें नज़र आ रहा होगा एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट मीन्स फॉर एग्जांपल मस्करीन कह लें, ठीक है। मस्करीन इज़ अ एगोनिस्ट ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मस्करीन एगोनिस्ट आके लगा M1 या M3 या M5 कोई भी हम कह देते हैं, रिसेप्टर के ऊपर आकर मस्करीन लग गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट कर दिया जी क्यू प्रोटीन को, ठीक है। अब जो जी प्रोटीन होती है ना उसकी हमारे पास 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ठीक है। जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है ना वो हमारे पास सबसे बड़ी सब यूनिट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही एगोनिस्ट आकर लगता है हमारे पास इस अपने रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, तो फ़ौरन से क्या होता है कि जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। अल्फ़ा सब यूनिट एक्चुअली में जीडीपी के साथ कनेक्टेड होती है, ये देखें अल्फ़ा जो होती है वो जीडीपी के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। एगोनिस्ट आया अल्फ़ा और जीडीपी क्या हुआ कि वो डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम बीटा एंड गैमा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जीडीपी कन्वर्ट हो गई इनटू जीटीपी, ठीक है, और अल्फ़ा जो है वो अपनी बाकी दोनों सब यूनिट से अलग हो गई। इस सब यूनिट ने क्या किया, ये सब यूनिट जाके लगी फॉस्फोलाइपेज सी के साथ, ये हमारे पास एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। इसके साथ जाके लगी है हमारे पास ये क्या कहते हैं अल्फ़ा सब यूनिट एंड जीटीपी, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी ने आगे 2 काम करने हैं, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी हमारे पास 2 काम करती है। एक होता है कि ये बनाती है फॉस्फोटिडल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये वाला कंपाउंड, एंड ये वाला कंपाउंड डैग डाइइसाइल ग्लिसरॉल। अब इन दोनों के 2 डिफरेंट काम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। डैग ने क्या करना है कि इसने प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करना है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज सी एक्टिव हो जाएगी और इसने आगे डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस करना शुरू कर देने हैं, ठीक है। दूसरा है फॉस्फोटिडल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, इसने क्या करना है IP3 डैग, इसको भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, IP3। इसने क्या करना है स्टोर्ड कैल्शियम जो कि हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको रिलीज़ करा देता है। फ्री कैल्शियम हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। अब ये क्या करता है कि कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, ठीक है, यानी ऐसी प्रोटीन काइनेजेस जिनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो क्या करती हैं कि वो कैल्शियम को यूटिलाइज़ करती हैं, ठीक है, और क्या हो जाती हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस हो जाती हैं, और फिर उन्होंने भी आगे जाके डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है।
ये था मैकेनिज़्म GQ का, ठीक है, यानी M1, 3 एंड 5 का ये हमारे पास मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो लोग काम करती हैं, दोनों तीनों रिसेप्टर्स 1, 3, 5, यानी इन तीनों के ऊपर कोई भी आगे रिसेप्टर लगता है तो ये वाला पूरा का पूरा मैकेनिज़्म जो होगा वो फॉलो होगा, ठीक है। ये हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, लेकिन M2, M4 जो होते हैं वो GI कपल्ड होते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा के साइक्लिक AMP के लेवल को कम करवाना होता है, ठीक है। साइक्लिक AMP जो होता है वो हमारे पास एक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है जिसके बहुत सारे बॉडी में फंक्शन है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेजेज और देन उनके डिफरेंट फंक्शंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, NN एंड NM, ठीक है। NN मीन्स कैपिटल N के साथ एक और N, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यूरल, ठीक है। N से न्यूरल और N से निकोटीन, ठीक है। एक है निकोटीनिक न्यूरल रिसेप्टर्स, दूसरे हैं NM, ठीक है, कैपिटल N के साथ M। इसका क्या मतलब है, निकोटीनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो कि ऐसे निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो कि न्यूरल हैं, यानी जो गैंग्लिया में प्रेजेंट थे, मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था, वो थे न्यूरल NN रिसेप्टर्स, और जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं NM रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद एड्रीनो रिसेप्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, इनको हम इंशाल्लाह सिंपैथोमिमेटिक्स में पढ़ेंगे। डोपामीन के भी हमारे पास इसी तरह 5 रिसेप्टर्स हैं लाइक मस्करीन, ठीक है, D1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब इनमें क्या है कि D1 एंड D5, ठीक है, D2, D3 एंड D4, यानी ये आपस में एक जैसे होंगे और D1 एंड D5 एक जैसे होंगे, ठीक है, यानी D5 का फंक्शन D1 लाइक होगा और D3 एंड D4 का फंक्शन D2 लाइक होगा। ये हमारे पास जो है ना टेबल दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ANS में लास्ट में, बिल्कुल, यानी इसको मैं वैसे इस टेबल को भी आप बिल्कुल बेशक ना भी करें ना तो इट्स फाइन, मतलब इसको इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे ना तो मैं आप लोगों को रिसेप्टर्स बताऊंगी कि किस जगह पे कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है, और उस रिसेप्टर का क्या काम है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को फ़ौरन से समझ आ जाएगी और इस टेबल को आपके लिए आसान याद करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी बेशक इसको इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जो एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, इनकी डिग्रेडेशन नहीं होती आफ्टर दे आर रिलीज इनटू द साइनैप्स, ठीक है, लाइक एसिटाइल कोलिन, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड कोलिन, ठीक है। लेकिन जो है ना एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, इनके साथ ये नहीं होता, ये डिफ्यूज़ बैक हो जाते हैं या रीअपटेकन बैक इनटू द नर्व टर्मिनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, इनकी ब्रेक डाउन के लिए कोई एंजाइम्स हैं लेकिन उनका मेजर रोल नहीं समझा जाता, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुक में भी ये लाइंस लिखी हुई हैं कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये दो एंजाइम्स हैं जिन्होंने कैटिकोलामीन्स को ब्रेक करना है। नाउ व्हाट आर कैटिकोलामीन्स? कैटिकोलामीन्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव कैटिकोल ओ रिंग, ठीक है। अब कैटिकोल ओ रिंग किन में है? कैटिकोल ओ रिंग जो है वो हमारे पास है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और उन, दीज आर कैटिकोलामीन्स। ये इसको गौर से देखें, कैटिकोलामीन्स नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, ठीक है, एंड सिंथेटिक में जो यानी अब हमने लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किए हैं, फार्मास्यूटिकल्स ने जो बनाई हैं या फार्मासिस्ट ने बनाई हैं, वो हैं डुबूटामीन, आइसोप्रोटेरिनोल एंड आइसोप्रेनालीन, ठीक है। ये हमारे पास कैटिकोलामीन्स हैं, ठीक है, इसको गौर से देखना। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, रोल ऑफ माओ एंड कॉम्ट, ठीक है। इन्होंने वैसे तो ब्रेक कर देना है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा वगैरह में, तो इन्होंने कैटिकोलामीन्स को ब्रेक कर देना होता है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इनका मेजर रोल नहीं है, ठीक है। उनका जो मेजर मैकेनिज्म है वो रीअपटेकन है बैक इनटू द नर्व टर्मिनल, ठीक है, बाय रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, जैसे उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था NET ट्रांसपोर्टर,
ठीक है, NET नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, उसके थ्रू ये लोग वापस बैक इनटू द नर्व टर्मिनल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन एंजाइम का कुछ हद तक रोल है, ठीक है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी है, वगैरह वगैरह। अब ये लाइन देखें कि 87% ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन री अपटेकन बैक इनटू द नर्व टर्मिनल, यानी 87% जो है वो NET ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस चली जाती है। ये है हमारे पास ट्रांसपोर्टर, NET ट्रांसपोर्टर, यानी 87% का तो काम होता है इसके थ्रू, ठीक है। 87% इज रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द नर्व टर्मिनल बाय द नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ओके। तो ये हमारे पास मेजर मैकेनिज्म है या डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन इसका कुछ जो हद तक बाकी काम है ना वो और भी मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। ये 5% जो होती है वो एक्स्ट्रा न्यूरोनल टिश्यू, यानी जो हमारे पेरिफेरल बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, बाकी जो जिनका नर्वस सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं होता, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू द सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि 87% जो रीअपटेकन होती है उसमें से भी 70% जो होता है वो वेसिकल के अंदर दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि माओ इनहिबिटर्स या कॉम्ट इनहिबिटर्स, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, सिलेजिलिन, रिजालिजिलिन, एंटाकापोन, टोल्कापोन। माओ इनहिबिटर्स जो है ना वो हमारे पास सिलेजिलिन एंड रिजालिजिलिन है, ठीक है। एंड कॉम्ट इनहिबिटर है एंटाकापोन एंड टोल्कापोन वगैरह वगैरह। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी तो याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ना इनको अगर हम दें तो कुछ हद तक जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो लेवल है इनटू द प्लाज्मा, इनटू द ब्लड, वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ये जो एंजाइम्स हैं ये ब्रेक करती हैं नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन वगैरह को। लेकिन जो मेजर मैकेनिज्म है वो यही याद रखते हैं कि डिफ्यूजन एंड रीअपटेकन बैक इनटू द नर्व टर्मिनल। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर ऑटो रिसेप्टर्स एंड हीटरो रिसेप्टर्स, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इस लाइंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, लिसन टू माई वॉइस पहले, वट मैं बोल क्या रही हूँ। ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑटो रिसेप्टर्स यानी जैसे हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक, यानी खुद ब खुद, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो ऑटो रिसेप्टर्स या सेल्फ रिसेप्टर्स, यानी ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे रिसेप्टर्स या हम कह सकते हैं कि वो रिसेप्टर्स जो कि अपने प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करें, उनको हम कहते हैं ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑटो रिसेप्टर्स का यहाँ पे हम लोग को क्यों जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल डायग्राम है, ये देखें, ऑटो रिसेप्टर्स एंड हीटरो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक है, और इसी के साथ ऊपर जो है वो ये हमारे पास हैं जी हीटरो रिसेप्टर्स, ठीक है, हीटरो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हीटरो रिसेप्टर्स हैं और नीचे जो है वो ऑटो रिसेप्टर्स हैं। ऑटो रिसेप्टर्स समझ आ गई, मतलब ऑटो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक नर्व टर्मिनल है, ठीक है, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर मस्करीनिक M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो M2 रिसेप्टर जो होंगे वो एसिटाइलकोलिन के लिए ऑटो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। लेकिन उसी नर्व टर्मिनल के ऊपर हिस्टामिन और सीरोटोनिन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एसिटाइलकोलिन के लिए हीटरो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अब ऑटो रिसेप्टर्स का काम क्या है? ऑटो रिसेप्टर्स का काम ये है कि फॉर एग्जांपल M2 मतलब रिसेप्टर्स हैं ऑन द नर्व टर्मिनल जो कि हार्ट में प्रेजेंट थी, ठीक है। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, उसने अपना काम कर लिया। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो एक पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स है। मैंने पहले बताया था कि वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी लगेगी, वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी लगेगी। अब M2 इज़ मस्करीनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, जाके M2 के ऊपर लगेगी। M2 जो होगा वो मज़ीद इसके काम को पहले तो करेगा, ठीक है, लेकिन जब सेचुरेटेड हो जाएगा तो M2 ने क्या करना है, M2 ने इन द एंड इनहिबिट कर देना है एक्टिविटी ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो ऑटो रिसेप्टर एक्चुअली में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अल्फा 2 इज़ ऑटो रिसेप्टर, ठीक है, फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो अगर एक नर्व टर्मिनल है उसके ऊपर अल्फ़ा 2 प्रेजेंट है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होती रहेगी, लेकिन जब उसने अपना काम कर लिया ना तो अल्फ़ा 2 के ऊपर जाके लगेगी। जैसे ही अल्फ़ा 2 ने मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन का काम जो होता है वो रिलीज़ होना है उसको रोक देगी और बॉडी को सिग्नल करेगी जी बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्रिन ने काम करना था वो हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो जाकर हिस्टामीन रिसेप्टर के ऊपर लग जाती है और हिस्टामीन रिसेप्टर्स नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को फर्दर रोक देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हिस्टामीन जो है वो हीट्रो रिसेप्टर है फॉर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, क्योंकि हिस्टामीन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, हिस्टामीन ने नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को रोक दिया। तो इस तरह हिस्टामीन जो होगा वो एक्ट करेगा एज हीट्रो रिसेप्टर फॉर द नॉरएपिनेफ्रिन। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से देखना है। हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, मस्करीनिक रिसेप्टर, ठीक है। स्फिंक्टर मसल में हमारे पास होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पिपिलरी डायलेटर मसल है, उसमें हमारे पास हैं अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिलरी मसल है, इसके अंदर मस्करीनिक रिसेप्टर्स। सिलरी एपिथीलियम नज़र आ रही होगी, इसमें होंगे हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। अब मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं इन द स्फिंक्टर, ठीक है। मस्करीनिक मियोसिस, एम फॉर मस्करीनिक, एम फॉर मियोसिस, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने मियोसिस करानी होती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल करानी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्फिंक्टर मसल्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा डायलेटर मसल में हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने पीपल को डायलेट करवाना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सिलरी मसल, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन, यानी हमने दूर देखना है या करीब देखना है, यानी पीपल के साइज़ की एडजस्टमेंट है, यानी मियोसिस है, कॉन्ट्रिक्ट हो गया है, दूर फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को गौर से देखना है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, दूर देखना है, पीपल डायलेट हो गया, या कॉन्स्ट्रिक्ट, जो भी हमारे पास हमने करीब या दूर देखना है उसकी बेसिस पे हमारी आई एडजस्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं, वो सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से अकोमोडेशन होती है। दूसरा है सिलरी एपिथीलियम, उसमें हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। एक्चुअली में बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्वस ह्यूमर, यानी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन वगैरह। बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स का एक पॉइंट लिखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, मतलब डेफिनेशन सिर्फ लिखी हुई है। व्हाट इज़ बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। हमारी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, यानी हम वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर है 120/80, ठीक है, उससे ऊपर या नीचे होगा तो हमारा पैरासिम्पथेटिक या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके लिए जो नर्व्स हैं वो हमारे पास 9 और 10 हैं, ठीक है। बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स कौन जनरेट करता है? करोटिड साइनस एंड आयोटिक आर्ट, ठीक है। करोटिड साइनस में से 9th नर्व एंड आयोटिक आर्ट में से 10th नर्व, ठीक है। ये मेडुला की तरफ जाएंगी और फिर मेडुला जो होगा वो आगे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है, 161 इतना हो गया, ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो ये करोटिड साइनस आयोटिक आर्क ने जाके सिग्नल दिया टू द मेडुला टू एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से हार्ट रेट को और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो कर देगा, ठीक है। तो हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्लो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास होता है इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल है तो मतलब कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप टू 90 60 इतना, ठीक है। तो तब क्या होगा? करोटिड साइनस आयोटिक आर्क दोबारा से सिग्नल देंगे टू द मेडुला, पर इस बार पैरासिम्पथेटिक की जगह सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि वो हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, ठीक है, आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। या जो होता है इसके अलावा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारा है बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आपस में रिलेशन है ना वो लाइक वार्म शावर फिनोमेना है, ठीक है। वार्म वाटर, सर्दियों में हम लोग नहाते हैं ना ही ज़्यादा गर्म पानी से ना ही ज़्यादा ठंडे पानी से, ठीक है, यानी वार्म वाटर से हम लोग यूज़ करते हैं फॉर हैंड वॉशिंग, फॉर बाथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। हॉट वाटर एंड कूल वाटर दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का भी काम इसी तरह ही है,
ठीक है। दोनों में से कोई एक भी ज़्यादा होगा ना तो दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको उसके काम को नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, दोनों को बराबरी पे रह के काम करना चाहिए, तभी स्टेबलाइजेशन होगी बॉडी के अंदर और होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा, ठीक है। होमोस्टैटिक रिफ्लेक्स या बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स, जैसे मैंने कहा था कि बॉडी के अंदर हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो खुद ब खुद क्या करती है कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई होगा हार्ट रेट स्लो कर देगी, जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा हार्ट रेट बढ़ा देगी या वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन कराना शुरू कर देगी ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। यानी दीज आर नेचुरल मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हम लोग दोनों में से जैसे कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, लाइक हार्ट है, लाइक प्यूपिल है, ठीक है, इनमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डोमिनेंट है, ठीक है। यानी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट जो होगा वो नॉर्मल हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है। इसी तरह जो है हार्ट रेट 120/80 एक फिक्स पॉइंट पर है। साइनस जो नोड है हमारा ऐसे नोड वो उसके कंट्रोल के अंडर, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट पर रहता है, ठीक है। ये अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है, ठीक है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डोमिनेंट कर जाएगा और हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा और पीपल्स को भी डायलेट कर देगा, ठीक है। तो एक किस सिस्टम को ब्लॉक करने से दूसरा सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, खुद ब खुद डोमिनेंट हो जाएगा, इसे हम डोमिनेंस इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमने किसी पेशेंट को देनी है कुछ ड्रग्स वगैरह देनी है तो हमने उसको मिक्सचर ही देना पड़ेगा हमें हमेशा, ठीक है, ताकि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ जो है वो उसको नलीफाई कर ले, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हाइपर टेंशन है, यानी उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है ऑल द टाइम, ठीक है, काफ़ी टाइम से या क्रॉनिकली। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए मैं उसको फॉर एग्जांपल दे देती हूँ हाइड्रेलाजीन इट इज़ अ वेसोडाइलेटर, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा लेकिन ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देगा बाय डिक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा ना तो बॉडी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली करोटिड साइनस और आयोटिक आर्क के थ्रू मेडुला को एक्टिवेट करेगी, ठीक है, और मेडुला के थ्रू क्या करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, थ्रू बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। हमने हाइड्रेलाजीन दे के ब्लड प्रेशर तो कम करा लिया लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से टैकीकार्डिया होगा, यानी हार्ट रेट बढ़ गया बाय बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमें टैकीकार्डिया भी तो नहीं होने देना ना, तो टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए हम साथ में एक और मेडिसिन देंगे, ठीक है, दैट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है, लाइक प्रोप्रानोलोल, ठीक है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर ही क्यों देंगे, क्योंकि जो हार्ट में मेजर डोमिनेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं, मेजरली बीटा 1 होते हैं। इंशाल्लाह मैं एक स्लाइड शेयर करूँगी जिसमें बॉडी के जितने हर पार्ट के अंदर जो जो रिसेप्टर्स हैं वो लिखे होंगे, वो अगर आप लोग लर्न कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ नहीं भूलेगी, तो हर जगह पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। मैं अभी आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो जहाँ जहाँ पे भी किस किस एरिया के अंदर कौन कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। लाइक सिलेरी मसल में जो सिलेरी मसल ऑफ आई में जो कम्बिनेशन है बीटा 2 एंड M3 है, बीटा 2 फॉर सिंपैथेटिक एंड M3 फॉर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। मैं ये बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, फिलहाल ये सिर्फ आप लोग लर्न कर लें, ठीक है। सिलेरी एपिथेलियम ऑफ आई, अल्फा 2, बीटा 2, एस नोड, AV नोड, वेंट्रिकल्स जितने भी हैं उनमें M2 एंड बीटा 1 जो होते हैं वो मेजर डोमिनेंट होते हैं। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बीटा 2 M3, ब्रोंकियल ग्लैंड्स अल्फा 1 बीटा 2, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस अल्फा 1 बीटा 2 कम्बिनेशन, डिट्रूजर मसल ऑफ ब्लैडर बीटा 2 M3, ठीक है। इसी तरह यूट्रस बीटा 2 अल्फा 1, स्केलेटल मसल ओनली बीटा 2, पेनक्रियाटिक अल्फा 2 बीटा 2, फैट सेल्स सारे रिसेप्टर्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बीटा 1 होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स में GIT वाल सिक्रीशन अल्फा, ये सारे रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने याद करना है। इसी तरह ये ऑटोनोमिक ब्लड सप्लाई, स्केलेटल मसल, पल्मोनरी एब्डोमिनल विसरा, हमारी बॉडी का जो मेजर कम्बिनेशन है ना ब्लड वेसल्स का वो अल्फा 1 और बीटा 2 का होता है, ठीक है। बाकी भी आप लोग देखना है लेकिन मेजर अल्फा 1 बीटा 2 ये आपने पक्का याद रखना है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को इंशाल्लाह ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ANS हमारा इंट्रोडक्शन टू ANS कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा पॉइंट।
इसमें कोई भी पॉइंट आप लोगों को ना समझ आया हो या कुछ भी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल स्टार्ट पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स।